Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Miles with SS. Hope so you all are good and doing well for your exam, preparing well for your exam as NTA has released the exam date of June 2024. 16 जून को आपका एग्ज़ाम है और इस बार का एग्ज़ाम OMR शीट पे होगा. ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2022 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 है और ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक आपके इस ईयर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं. ओके, और हर सीरीज़ में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को. और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें मैं कॉमर्स के और कुछ पेपर 1 के क्विज़ेस प्रोवाइड करती हूँ. अगर आप चाहते हैं क्विज़ अटेंड करना तो विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक यू कैन ईजिली ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, माय नेम इज़ सलोनी गुप्ता. आई हैव डन BCom ऑनर्स फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी और MCom मैंने किया है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से. और दिसंबर 2021 में नेट एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया था. ओके, और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है. विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक यू ऑल कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर शेयर्ड व्यूइंग ऑफ विजुअल एंड अदर इंटरैक्टिव कंटेंट विद इन रियल टाइम एनवायरमेंट्स. ठीक है, इसमें बोला गया है कि आपको कुछ आइटम्स, कुछ टूल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं इनमें से फॉर शेयर्ड व्यूइंग ऑफ विजुअल एंड अदर इंटरैक्टिव कंटेंट, जिसमें आप विजुअल मैंने आपको पढ़ाया है पहले के वीडियोस में. विजुअल मीन्स जिसे हम देख सकते हैं. ठीक है, जो हम देख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विजुअल कहते हैं. इसलिए विजुअल एड्स भी टीचिंग में होता है. एंड अदर इंटरैक्टिव कंटेंट विद इन रियल टाइम एनवायरमेंट्स. रियल टाइम एनवायरमेंट्स क्या होता है, जो वास्तविक रूप में जो है, जो एट प्रेजेंट चल रहा है. तो हमको इनमें से वो आइडेंटिफाई करना है जो विजुअली अवेलेबल है. ओके, सो क्या क्या है, वर्चुअल वाइट बोर्ड उस टाइम पे रियल टाइम एनवायरमेंट में अवेलेबल होता है. स्लाइड शोइंग, पोलिंग, ये क्विजिंग जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन 4 है और अवतार्स आपका ऑप्शन 5 है. तो वर्चुअल वाइट बोर्ड रियल टाइम इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है. स्लाइड शोइंग किया जा सकता है उसमें. ओके, पोलिंग किया जा सकता है, क्विजिंग किया जा सकता है. बट अवतार्स क्या होता है, ये इंटायरली ये AI पे डिपेंड होता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो रियल टाइम एनवायरमेंट पे और विजुअल एड्स कौन कौन से हमारे, ये 4 हैं. तो इस वजह से ऑप्शन 1, 2, 3, 4 होगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन A. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आपको, यहाँ पे आंसर भी मैंने दे रखा है. सेकंड देखते हैं, स्टेटमेंट्स हैं. 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इधर 1 और 2 और बोथ ऑफ देम. सो पढ़ते हैं. एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स आर ड्रिवन बाय रिवॉर्ड्स एंड प्रेज. स्टेटमेंट B says intrinsically motivated students engage with the subject for the personal satisfaction it brings. अब हम ये जानेंगे कि एक्सट्रिंसिकली और इंट्रिंसिकली क्या होता है. सी, मोटिवेशन हमारे 2 तरह के होते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, ये विद इन, मतलब ये अंदर से आता है, हमारे अंदर से जो मोटिवेशन आता है उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं. वेयरएस इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या आता है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से आते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हम बोलेंगे तो एग्जांपल जैसे आपका मनी, आपका करियर, आपके एग्जाम्स, ये सब क्या है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. और इंट्रिंसिक क्या होता है, जैसे अगर आप बोलोगे कि क्या आपका पर्पस है, आप कितने एंग्शियस हो किसी चीज़ को जानने के लिए, आप कितने प्राइड, आपका प्राउडी नेचर, या आप कितने ज़्यादा प्राइड होना चाहते हो. तो ये सारे मोटिवेशन होते हैं, ये इंट्रिंसिक होते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स आर ड्रिवन बाय रिवॉर्ड एंड प्रेज. हाँ, अगर जैसे हम बोलेंगे कि आप एग्ज़ाम में पास करोगे तो आपको फर्स्ट रैंक आएगा, आपको गिफ्ट मिलेगा,
टॉप करोगे तो आपको मेडल मिलेगा। तो ये क्या है, ये उसमें रिवॉर्ड दिया जाता है, उसमें प्रेज किया जाता है, ठीक है, पीठ थपथपाई जाती है, टैप ऑन द पैट ऑन द शोल्डर्स। तो ये सब क्या है, ये रिवॉर्ड और प्रेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के सोर्स होते हैं। वेर इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, अगर हम खुद में सेटिस्फाइड है, हाउ मच सेटिस्फाइड आई एम फ्रॉम विद इन, हम अंदर से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है, कितना ज़्यादा हमको सेटिस्फैक्शन मिला, कितनी ज़्यादा हमको यूटिलिटी मिली। तो ये क्या होता है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेटेड स्टूडेंट्स एंगेज विद द सब्जेक्ट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन इट ब्रिंग्स। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट्स मेरे क्या हैं, करेक्ट है, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द टीचर सेंट्रिक मेथड। मैं इसीलिए डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपको उसकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ओके, मेरा इंटेंशन सिर्फ क्वेश्चंस कवर करना नहीं है, बट एट द सेम टाइम कि आपको कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी हो। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आगे जाके देखो तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे वेरी इजली। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द टीचर सेंट्रिक मेथड। 3 तरह के मेथड्स होते हैं, एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, सेकंड टीचर सेंटर्ड होता है, और थर्ड होता है हमारा जो मिक्स्ड होता है जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों सेंटर्ड मेथड्स होते हैं। तो आउटसाइड द टीचर सेंट्रिक मेथड मीन्स टीचर सेंट्रिक मेथड के बाहर, इट मीन्स लर्नर सेंटर्ड पूछ रहा है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, इंक्वायरी अप्रोच, लेक्चर मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, लेक्चर मेथड, ये सारे मेरे क्या है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। विच वन इज नॉट टीचर सेंटर्ड अप्रोच, दैट इज इंक्वायरी अप्रोच, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। स्टूडेंट खुद इंक्वायरी करता है, खुद जांच पड़ताल करता है, खुद चीज़ों को ढूंढता है, एक्सप्लोर करता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस विल बी अफेक्टेड इफ अ चाइल्ड ऑप्ट्स फॉर फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट एंड थ्रोस टैंट्रम्स। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर 2 बच्चे में डिफरेंसेस होते हैं तो उनमें कौन से डेवलपमेंट पे ज़्यादा असर पड़ेगा अगर जो बच्चा है आउटबर्स्ट, मीन्स आउटबर्स्ट होता है अपनी मन का भड़ास निकालना, या थ्रोस टैंट्रम्स, टैंट्रम्स मीन्स नखरा। तो इससे कौन सा डेवलपमेंट अफेक्ट करता है, तो इससे मेरा जो है इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। अगर आप मन का भड़ास निकाल रहे हो, अपना गुस्सा निकाल रहे हो, अपना प्यार दिखा रहे हो, या बहुत नखरा कर रहे हो, तो इससे क्या आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स निकल के बाहर आएंगे। सो इसीलिए कौन सा डेवलपमेंट जो होगा अफेक्ट होगा, मेनली इमोशनल। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मूक्स प्लेटफॉर्म। मूक्स हमने पढ़ा है, मूक्स का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये क्या है, ये यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होते हैं, और बड़े बड़े IITs कॉलेज से, IIM से, आपको प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ के टीचर्स आपको क्या पढ़ाते हैं। और ये कौन से ईयर में आया था, इन द ईयर 2008 में ये मूव को लाया गया था। ओके, तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मूव्स प्लेटफॉर्म। गूगल मीट, कोर्सेरा, जूम, फ्यूचर लर्न, टर्निटिन, इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें कोर्सेरा है जहाँ पे फ्री ऑफ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और हमारा फ्यूचर लर्न है। ओके, सो 2 और 4 इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। 6 है, विच एस्पेक्ट इंडिकेट्स टू बी द मोस्ट रेलिवेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग जो रेलिवेंट है वो कौन सा, इनमें से कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रेलिवेंट दिखाती है इन द वे ऑफ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। एज ऑफ चाइल्ड, नॉलेज ऑफ लॉ, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, और हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट कंक्लूजन। बच्चा कैसे एंड रिजल्ट पे पहुंचता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेट करता है, सबसे रेलिवेंट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इन द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि बच्चा कैसे कंक्लूजन, कैसे रिजल्ट में पहुंच रहा है, क्या कंक्लूड कर रहा है, एंड रिजल्ट वो क्या निकाल रहा है। ओके, सो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 7 है,
कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस. कुछ स्टेजेस कंप्राइज किया है, तो फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा स्टेजेस है. तो मैंने यहाँ एक इमेज डाला है, ठीक है. इस इमेज को मैं यहाँ ला देती हूँ सो दैट इट विल बी इजली विजिबल टू यू ऑल एंड यू कैन इजली आइडेंटिफाई कौन सा है. सी, ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ओरिएंटेशन, रिवॉर्ड्स एक्सचेंज ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सी, यहाँ पे आप देखोगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सीधा सीधा ये होगा. लॉ एंड ऑर्डर है, ये भी होगा. ओके, ओबीडियंस ओरिएंटेशन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया है. लेकिन आप यहाँ पे देखोगे गुड बॉय एटीट्यूड कैसे होगा? जब आप ओबीडियंट होगे, जब आप हर बात मानोगे तो वो ओबीडियंट हो गए, तो वो क्या? गुड बॉय एटीट्यूड. इसीलिए ओबीडियंस ओरिएंटेशन. फिर है रिवॉर्ड्स एक्सचेंज ओरिएंटेशन. आप यहाँ पे देखोगे, मैं जूम कर देती हूँ, यहाँ पे लिखा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. ओके, सो ये भी आपका होगा. तो कौन सा इसमें से होगा? 1, 3, 4 एंड 5. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एक तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म दे दिया है डिसेबिलिटी ओरिएंटेशन, तो डिसेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होगा. एबिलिटी ओरिएंटेशन अगर दिया होता इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ओरिएंटेशन तो हम सोच भी सकते थे, बट यहाँ पे डिसेबिलिटी दे दिया एंड इट्स अ इंटायरली नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा. इसीलिए 1, 3, 4 एंड 5 ये आपका होगा. दैट इज ऑप्शन बी. ये चार्ट है, आप ये चार्ट को एक बार याद कर लेना, पढ़ लेना. ओके, और इससे डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इनडायरेक्ट. जैसे ओबीडियंस ओरिएंटेशन ये इनडायरेक्टली है, बट है तो रिलेट कर रही है गुड बॉय एटीट्यूड से. सो ये चार्ट आप एकदम ध्यान से पढ़ना कि 2 क्वेश्चंस में रिपीट हो गए हैं अभी भी और आगे भी होंगे. सो ऑप्शन बी. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं. इन अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग इन्वायरमेंट. सी, लर्नर सेंटर्ड बोला है, मीन्स स्टूडेंट सेंटर्ड. Teachers recognize that all learners are unique and utilize different teaching styles. Do not provide structure and direction. Make decisions about how and what learners will learn. Do not facilitate learners' decision making process. Learner centered teaching environment में टीचर क्या करता है? वो ये देखता है कि जो बच्चा है यूनिक और यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग, अलग अलग टीचिंग स्टाइल्स को वो अडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ पा रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं. ओके, सो ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर. 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन. अगेन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. LMS, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. LMS can be used for blended learning as well as for online learning. So both statements are correct. ये क्या एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके देता है. जैसे अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ाओगे, बड़े बड़े कॉलेजेस में, तो वो जो ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं तो वो LMS के थ्रू कराते हैं, जिसमें वो टीचर्स को पहले ट्रेनिंग देते हैं, ये बताते हैं कि आपको ये जो सॉफ्टवेयर है आपको कैसे यूज़ करना है, आपको कैसे नहीं यूज़ करना है, आपको कहाँ पे आपको क्विज प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस देना है, कहाँ पे आपको जो भी प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट कराना स्टूडेंट्स है. तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है. एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है फॉर टीचर एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स. And yes, it can be used for blended learning as well as for online learning. So both statements are correct over here. That is option 1. Next, which of the following represents learning as a 6th level hierarchy in a cognitive domain? 6th level hierarchy cognitive domain में किसका था? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था. अगर आप 6th लेवल से भी नहीं समझ रहे तो कॉग्निटिव डोमेन तो ब्लूम्स में था ही. कॉग्निटिव था, साइकोमोटर था एंड एक और क्या था? कमेंट करके जल्दी बताना. 3 डोमेन्स इन्होंने दिए थे, ठीक है. पहला था कॉग्निटिव, साइकोमोटर और एक और क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा. बट इसका आंसर अभी फिलहाल क्या है? ऑप्शन 1 है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. Which of the following types of assessment is done for giving grades, marks, credits to the students? इनमें से इन टाइप जो असेसमेंट के टाइप्स हैं ये कब दिया जाता है? फॉर गिविंग ग्रेड्स, मार्क्स, क्रेडिट टू द स्टूडेंट्स. अगर स्टूडेंट्स को ग्रेड देना है, मार्क्स देना है, क्रेडिट्स देना है तो कौन सा असेसमेंट कराया जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव होता है, डायग्नोस्टिक और इंटरोगेटिव असेसमेंट. सो हमारा क्या होगा? समेटिव. फॉर्मेटिव हमको पता है ड्यूरिंग द कोर्स में होता है, हमने पढ़ा है.
दैट इज ड्यूरिंग द कोर्स। समेटिव क्या होता है, एंड में होता है। डायग्नोस्टिक होता है, इसका कॉज हम फाइंड आउट करते हैं और उसके साथ साथ कॉज के बाद क्या फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे ठीक किया, उसके रेमेडीज ढूंढते हैं। ओके, सो इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2, समेटिव असेसमेंट। नाउ क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एंश्योर्ड बाय अ 21st सेंचुरी हायर एजुकेशन टीचर। 21वीं सदी के हायर एजुकेशन टीचर से क्या इंश्योर किया जाएगा। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स हॉट्स, हॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये क्वेश्चंस होते हैं। प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग डिजिटल रिसोर्सेज, इंटरैक्शन विद ब्राइट स्टूडेंट्स ओनली और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। जो 21st सेंचुरी के हायर एजुकेशन टीचर से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस है उनके लिए वो उनको प्रिपेयर करे। एट द सेम टाइम डिजिटल रिसोर्सेज यूज़ कैसे किया जाता है, ऑनलाइन मेथड्स कैसे यूज़ किया जाता है, इसके लिए प्रिपेयर करें और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इसके लिए प्रिपेयर करें। दैट इज़ 1, 3 एंड 5। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन 13 है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग लर्नर्स इन्वॉल्व। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेंगे लर्नर्स में तो इनमें से क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेंगी। वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन, शेयरिंग ऑफ डाउट्स और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेंगे सो व्हाट वी नीड इज शेयरिंग ऑफ डाउट्स होना चाहिए, because if you are communicating with someone else you need to clear their doubts and vice versa. तो sharing of doubts होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना कि वो क्या अभी फील कर रहा है, उसके क्या इमोशंस हैं, उसके क्या एटीट्यूड है, इसको समझना। लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन कि कोई भी अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो इट शुड बी प्योर लॉजिकल, वो एकदम लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज, अगेन रेस्ट्रिक्टेड है, नेगेटिव सेंटेंस में दे दिया है। वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल सारे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग लर्नर्स इन्वॉल्व्स 3, 4 एंड 5। दैट इज ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर शुड रिजॉर्ट टू। एक टीचर को इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब माना जाएगा। एक्यूजेशन ऑफ एलिटिस्ट बैकग्राउंड, नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉलंटरी सपोर्ट टू लर्निंग, अ सिस्टम ऑफ इमीडिएट एंड रेगुलर फीडबैक और कॉन्वुलेटेड प्रेजेंटेशंस। देखो सबसे इजी इसमें जो है पहले वो फाइंड आउट करो इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब होगा, अगर उसके पर वो रेगुलर फीडबैक देगा तब होगा। दैट इज ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये अपने आप एलिमिनेट हो गया। देन वॉलंटरी सपोर्ट टू लर्निंग, सपोर्ट टू वॉलंटरी का मतलब आपको नहीं भी पता है तो सपोर्ट टू लर्निंग। वॉलंटरी मीन्स अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार, आपको इच्छा है तो आप कर रहे हो अपने विल के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन 3 भी होगा। तो ऑप्शन 3 और 4 कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। 3, 4, 3, 4। अब 2 और 5 में देखो इट मीन्स 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्विजिशन ऑफ एलिटिस्ट बैकग्राउंड। एलिटिस्ट मतलब क्या होता है, जैसे जो बहुत हायर लेवल के जो पीपल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो हम सोसाइटी को कंट्रोल करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग हम चाहेंगे कि वो लोग भी वैसे ही रहें, मेरे स्टैंडर्ड पे आके रहें, तो वो एलिटिस्ट बैकग्राउंड वही होता है। ओके, फिर कॉन्वुलेटेड प्रेजेंटेशंस क्या हो गया, कॉन्वुलेटेड मीन्स हो गया बहुत डिफिकल्ट, बहुत स्ट्रिंजेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 होगा, 4 होगा और 2 होगा नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 2, 3 एंड 4 कहाँ है, मेरा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
फॉर क्लासरूम टेस्टिंग के लिए द लेंथ ऑफ द टेस्ट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन, जो टेस्ट का जो लेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वेरी करेगा तो किस चीज़ पे वो डिपेंड करेगा। पर्पस ऑफ द टेस्ट का क्या पर्पस है इस पे डिपेंड करेगा, क्या पर्पस, आप किस लिए टेस्ट ले रहे हो, आप एनुअल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहे हो, आप मिड टेस्ट ले रहे हो, आप यूनिट टेस्ट ले रहे हो। सो इस पे डिपेंड करेगा पर्पस ऑफ द टेस्ट पे कि टेस्ट का लेंथ कितना बड़ा होगा। काइंड्स ऑफ आइटम यूज, ये भी होगा। अब काइंड्स ऑफ आइटम यूज में मीन्स आप 20 मार्क्स का ले रहे हो टेस्ट, कि आप 40 मार्क्स का ले रहे हो टेस्ट, आप टेस्ट ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट टीचर, क्योंकि स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं तो सब्जेक्ट टीचर के नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। एज एंड एबिलिटी ऑफ द प्यूपल्स टेस्टेड, किस एज किस एबिलिटी पे, अगर बच्चे 5 साल के हैं 1 क्लास में हैं तो उनको आप किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करके दे रहे हो, अगर वो 9th स्टैंडर्ड में है तो उनको बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आप तैयार करके दे रहे हो, तो ये भी होगा। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें, मीन्स MCQs टाइप। सो ऑप्शन 1, 2, 4, 5 ये सारे होंगे, ऑप्शन 1, 2, 4, 5 ऑप्शन सी में। हेंसफोर्थ ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Question 16, again 2 statements are given. Dewey equated schools to communities and education to a social process. Chomsky expressed that ultimate aim of education is production of individuals which are different from each other in terms of quality. See statement first तो आपका correct है, equated schools to communities and education to एक social process है, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, ये statement correct है। बट चॉम्स्काई ने क्या दिया था, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, दैट इज, ये लिंग्विस्टिक के थे। लिंग्विस्टिक मीन्स जो लैंग्वेज की जो स्टडी होती है ना, स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज थे। इन्होंने ये कहा था कि दैट अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं, बट द वे दे स्पीक, लैंग्वेज कैसे बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट ए आपका करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, यस, ओके। 17 है, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, कौन सी टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी of educational objectives, the ability to understand the meaning of material is known as ability to understand, क्षमता होनी चाहिए किस चीज़ की, समझने की। एंड द मीनिंग ऑफ मटीरियल, द मीनिंग ऑफ मटीरियल मीन्स कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया है, कोई आपको वर्ड दे दिया है, उसका एबिलिटी होना चाहिए कि आप उस वर्ड्स, उस स्टेटमेंट को आप समझो। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। कॉम्प्रीहेंशन हमने पढ़ा था ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, कि कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं। कॉम्प्रीहेंड मीन्स इसको जो है इलाबोरेट करके समझते हैं, तो ये होगा हमारा कॉम्प्रीहेंशन, ओके। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द लर्नर सेंटर्ड, अगेन लर्नर सेंटर्ड मेथड पूछा गया है। स्टूडेंट्स आर फर्स्ट प्रेजेंटेड विद चैलेंजेस, स्टूडेंट्स को पहले किस, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको चैलेंज के वे में दिया जाता है, आर फर्स्ट प्रेजेंटेड विद चैलेंज। सेल्फ लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव लर्निंग। सो जो उनके लिए चैलेंज होगा, सी सेल्फ लर्निंग में तो कोई चैलेंज हो नहीं सकता है, सेल्फ लर्निंग मीन्स हम खुद से सीख रहे हैं, सो देयर इज नो काइंड ऑफ एनी चैलेंज इन दैट। एक्टिव लर्निंग मीन्स क्या होता है कि हम एक्टिव होके पढ़ रहे हैं, मीन्स जो भी मेथड्स जो टीचर फॉलो करवा रहा है उन मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, घर पे भी हम उन मेथड्स को फॉलो करके पढ़ रहे हैं, ब्लेंडेड लर्निंग कर रहे हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम हो रहा है। तो एक्टिव लर्निंग वो होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट साइमल्टेनियसली वो लोग पढ़ते हैं, फीडबैक देते हैं एक दूसरे को। कोऑपरेटिव होता है जिसमें कोऑपरेशन के थ्रू पढ़ाई होता है, मीन्स एक ग्रुप स्टडी होता है। और इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग क्या होता है, जिसमें हम एक थ्योरी बनाते हैं, हम एक सर्कमस्टांस उठाते हैं, एक सिचुएशन उठाते हैं,
और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाके हम एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं जिसको एक थ्योरी कहते हैं। सो सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज एक बच्चे के लिए क्या होता है, यही होता है कि उसे चीज़ों को इकट्ठा करके जोड़ के उसे एक थ्योरी, एक कंपाइलेशन करके उसे एक एंड प्रोडक्ट के पास पहुंचना पड़ता है, एंड थ्योरी बनानी पड़ती, दैट इज़ इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। सो दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज फॉर एनी स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। 3 लेवल ऑफ टीचिंग्स होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। तो इनमें से आपको फाइंड आउट करना है विच वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। सी अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कीवर्ड दे दिया है। टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट बाय रोट, रोट यहाँ पे दे दिया कीवर्ड। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यहाँ पे ये कीवर्ड दे दिया है। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज, ये दे दिया आपको कीवर्ड। द pupils आर kept in strict disciplines and cramming is insisted, यहाँ पे ये कीवर्ड दे दिया। सो यू विल सी इन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट यू विल बी गिवन अ कीवर्ड। आपको एक कीवर्ड दिया गया है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली कि कौन सा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। सी क्रैमिंग हमने पढ़ा था, क्या है, मेमोरी, जिसमें हम रटते हैं चीज़ों को, क्रैम करते हैं। क्रिएटिव एबिलिटी क्या है, रिफ्लेक्टिव का पार्ट है, क्रिएटिव होता है एबिलिटी। सॉल्विंग एबिलिटी रिफ्लेक्टिव का पार्ट है। रोट लर्निंग मेमोरी का पार्ट है। सो आप देखोगे ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो है आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, चल लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। पुट द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस इन द लाइट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम के प्रोसेस को फॉलो करके आप इसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको बनाना है। तो पहले क्या होगा, देखिए जब भी हम कोई भी चीज़ का प्रोसेस लेते हैं तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स कहाँ दिया हुआ है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरियन, ये मेरा पहला स्टेप होगा प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम का। इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन प्रोसेस जो हम करते हैं सिस्टम, उसका हमको प्रोसेस निकालना कैसे कैसे होगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे तो ये मेरा 1 हो जाएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद उसको हम मेजर करेंगे, डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे कि जो हम डेटा रखे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक डेटा हमने उठाया है कि नहीं उठाया, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। और फाइनली हम क्या करेंगे, एक एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन तैयार करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ जजमेंट्स एंड मेकिंग ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये हो जाएगा मेरा 4th स्टेप। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा मेरा करेक्ट आंसर। वेट, सॉरी, 1 2 3 4 ना, हाँ ओके। सी ऑप्शन 1 पहला स्टेप क्या है, 3 है, 3 में जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट में है। थर्ड स्टेप क्या है, सेकंड में है ऑप्शन। और 4th कहाँ है मेरा, लास्ट 4th में। तो 3 1 2 4 ये होगा आपका सही सीक्वेंस। ये नहीं है आंसर, बाय मिस्टेक मैंने कर दिया। आपका आंसर ये है ऑप्शन बी, 3 1 2 4। ओके, पहला स्टेप कहाँ है, ऑप्शन 3 में है। सेकंड जो स्टेप है मेरा वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 है। थर्ड स्टेप मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में है। और 4th स्टेप मेरा कहाँ है, ऑप्शन 4 में है। तो 3 1 2 4 दैट इज ऑप्शन बी, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 20 क्वेश्चंस करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना ना भूलें। उसमें मैं डेली क्विज प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स के डेली क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिलेंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस। ओके, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर टॉपिक। तो तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।